हेलो स्टूडेंट्स। आज हमने टॉपिक कल करवाया था सरस्वती सिंधु सभ्यता के बारे में। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए हम सरस्वती सिंधु सभ्यता की कला के बारे में बात करते हैं। इस समय की कला काफ़ी उन्नत रही है। इस काल से अनेक मोहरे, मनके और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इस काल में मिली एक खास मूर्ति है जो कि 19 सेंटीमीटर लंबी खंडित पुरुष की मूर्ति मिली है। इस मूर्ति की खास बात ये रही है कि इसके ऊपर 3 पत्तियाँ जो अपनी एक तरह से डेकोरेशन की कढ़ाई होती है, वो जो शॉल है, ये मूर्ति ओढ़े हुए मिली है। इस काल से मिली अन्य महत्वपूर्ण मूर्ति एक नर्तकी की है जो कि हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। इस काल में हमें अनेक आभूषण जैसे सेलखड़ी से, गोमेद से, हाथी दांत से और सोने चांदी के मिले हैं। इससे हम कह सकते हैं कि इस समय के लोगों को सजने संवरने और जो धातु के बारे में काफ़ी ज्ञान था। अब हम बात करते हैं सरस्वती सिंधु सभ्यता काल की मोहरों के बारे में। इस काल से अनेक प्रकार की मोहरें मिली हैं। इन मोहरों में सबसे प्रमुख मोहर पशुपति की मोहर है। इस पर एक देवता की आकृति बनी है जिसके 3 सिर हैं और जिन पर सींग हैं। यह एक सिंहासन पर चौकड़ी लगाए हुए बैठे हैं और इसकी तुलना हमें अपने आधुनिक जो हमारे शिवजी महाराज जी हैं उनसे इसकी तुलना की गई है। यहाँ से मिली एक मुख्य दूसरी मोहर पर एक बैल अंकित है। इस मोहर पर एक हट्टे कट्टे कुब्बड़ वाले बैल की आकृति है। इसके अतिरिक्त यहाँ मिलने वाली मोहरों में एक अन्य महत्वपूर्ण मोहर एक सींग वाले बैल की है। इस पशु को उस समय का आराध्य माना गया है और साथ ही इसे काल्पनिक पशु भी माना गया है। यानी विद्वानों का मानना है कि इस प्रकार का कोई भी पशु वास्तव में नहीं रहा है। अब हम बात करते हैं इस काल की लिपि के बारे में। देखो बच्चों, सबसे ज़्यादा हमें किसी भी समाज की उन्नति में उस समय की पढ़ाई लिखाई का काफ़ी योगदान रहा है। जैसे आजकल आप अपनी भाषा को लिखते हैं, उसी तरह उस समय के लोगों को ने भी अपनी एक लिपि बनाई हुई थी। लेकिन अपनी लिपि में और इस समय के लोगों की लिपि में कुछ डिफरेंस रहा है। जैसे अपनी आधुनिक लिपि क्या है, अक्षरों की लिपि है, यानी अपन अक्षरों के माध्यम से लिखते हैं। लेकिन उस समय की लिपि चित्रलिपि कहते हैं, जिसमें लगभग 270 चिन्ह हैं। इस काल की लिपि से का हमें यहाँ की मोहरों से भी पता चलता है। कुछ मोहरों पर दाईं ओर से बाईं ओर और कुछ पर बाईं ओर से दाईं ओर लिखा गया है। इस काल की लिपि के बारे में लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लेखक इसकी तुलना मध्य एशिया की भाषाओं जैसे अरेमिक, सुमेरिया भाषा से करते हैं, जबकि कुछ अन्य लेखक इसे दक्षिण भारत का जो द्रविड़ भाषा परिवार है उससे इसकी तुलना करते हैं। परंतु इसके बारे में खेद ये है कि इस भाषा को कोई भी आज तक नहीं पढ़ पाया है। आइए हम बात करते हैं सरस्वती सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में। किसी भी समय में जो आर्थिक जीवन है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस काल में आर्थिक जीवन में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ इस सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ रहा है। ये जैसे कि आपको कल बताया था कि इसका एरिया हरियाणा, पंजाब, गुजरात, यूपी आदि जगह फैला था। तो आज भी यहाँ पर अच्छी खासी खेती होती है, अच्छा उपजाऊ इलाका है। तो उस समय भी यहाँ का इलाका जो है काफ़ी उपजाऊ था। यहाँ की फसलों में लोग मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, चावल, मूंग, मसूर, मटर, सरसों, कपास, तिल आदि की कृषि करते थे। इस काल में मेहरगढ़ से प्राप्त पत्थर की दरांती समझते हो बच्चों? जैसे पहले हाथ से आप कटाई करते थे, उसमें फसल की कटाई करने के लिए जो दरांती है महत्वपूर्ण होती थी। कालीबंगा से प्राप्त जुते हुए खेत और बनावली से खिलौने वाला हल मिला है। इससे इस काल की कृषि व्यवस्था के बारे में काफ़ी पता चलता है। आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में इतना ही करते हैं बच्चों। कल हम इसका सामाजिक जीवन और इसके का धर्म और इसके विनाश के बारे में बात करेंगे। आशा है बच्चों आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आ रहा है। आप अपनी प्रतिक्रिया लाइक, कमेंट और शेयर के जरिए बता सकते हैं।